नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसा मैं आपको सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में बता रहा था, तो हमें सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए हम पहले हिंदू धर्म के सुधार की बात करेंगे, और जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज। स्पष्ट है? तो बच्चे, सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में एक बात जान लीजिए। ब्रह्म समाज ही हिंदू धर्म में सबसे पहला सुधारवादी आंदोलन था। क्लियर है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो ब्रह्म सुधार था वो हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को नहीं भूलिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कौन था, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ब्रह्म समाज। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखना है कि ब्रह्म समाज ही हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। अच्छा, अब इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 1928 को। क्लियर है बच्चे? 20 अगस्त 1928 को हुई थी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्लियर है बच्चे? कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि जो ब्रह्म समाज है, यही ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1928 को कलकत्ता में हुई थी और राजा राम मोहन राय के क्या हुई थी? द्वारा हुई थी। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बच्चे, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना तो की। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं, क्लियर है, इन्हें ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे इसे याद रखिएगा कि इन्हें, मतलब राजा राम मोहन राय को, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो राजा राम मोहन राय क्या हैं? भारतीय पुनर्जागरण के पिता। क्लियर है बच्चे? यही है भारतीय पुनर्जागरण के पिता, राजा राम मोहन राय। तो इस बात को सभी लोग याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने ही पुनर्जागरण के लिए प्रयास किया था, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। और ये विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे। इनकी सबसे अच्छी खूबी क्या थी बच्चे? कि ये जो थी, ये विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे। विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे। इसका मतलब है कि इन्हें भारतीय बोली के साथ साथ विदेशी बोली का भी पूरा ज्ञान था। तो ये विभिन्न भाषाओं के क्या थे? विद्वान थे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी? अच्छा, अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि भारत में कई प्रकार के अलग अलग देवता थे, जिसे बहुदेववाद कहा जाता था, बहु ईश्वरवाद कहा जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जब सामाजिक धार्मिक सुधार किया तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर अपना समर्थन दिया। याद रखिएगा, इन्होंने किसकी बात की थी? एकेश्वरवाद की। इस बात को याद रखना है। इन्होंने किसकी बात की थी? एकेश्वरवाद की। इसका मतलब है कि ये विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे और इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की थी, उस पर विश्वास किया था। अच्छा हाँ, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया। याद रखेंगे, एकेश्वरवाद की बात की, लेकिन मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का क्या किया? इसने विरोध किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे, एक ईश्वर की बात की थी और मूर्ति पूजा और अवतारवाद का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। क्योंकि भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन भी बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद जैसी चीजों का क्या किया? विरोध किया। लेकिन याद रखिएगा, कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के लिए कोई निश्चित तर्क इन्होंने नहीं दिया था। इस बात को याद रखना है कि कर्म के सिद्धांत एवं
क्लियर है बच्चे। एवं पुनर्जन्म पर कोई निश्चित तर्क नहीं दिया, पुनर्जन्म पर कोई निश्चित तर्क नहीं दिया, पुनर्जन्म पर कोई निश्चित तर्क नहीं दिया। स्पष्ट है। यानी कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद की बात की, मूर्ति पूजा की बात की, अवतारवाद की बात की, लेकिन कर्म के सिद्धांत और पुनर्जागरण की बात पर इन्होंने कोई भी अपना निश्चित तर्क नहीं दिया था। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, हो सकता है आपसे यही पूछा जाए, तो याद रखना है कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर इन्होंने कोई भी निश्चित तर्क नहीं दिया। अच्छा, राय ने धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा और तर्क से ऊपर नहीं माना था। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि कोई भी जो धर्म ग्रंथ है वो मानवीय अंतरात्मा, मानवीय अंतरात्मा एवं धर्म ग्रंथ जो है मानवीय अंतरात्मा एवं तर्क से ऊपर नहीं है, एवं तर्क से ऊपर नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि मानवीय अंतरात्मा और तर्क से ये ऊपर भी नहीं है। यानी धर्म ग्रंथों को उन्होंने कहा कि मानवीय अंतरात्मा से ऊपर नहीं होगा, और मानव जो तर्क सोचता है, जो विचार करता है, उससे कोई भी जो धर्म ग्रंथ है वो ऊपर नहीं हो सकता। स्पष्ट है। अच्छा, इनके उपदेशों का जो सार था वो सर्वधर्म समभाव था। याद रखिएगा, इनके उपदेशों का सार, इनके उपदेशों का सार, सार मतलब बच्चे निचोड़, सार सर्वधर्म क्या था? संभाव था। पूरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो उपदेशों का सार था उस सार को हम क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव था। सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्म जो हैं समान रूप से रहें, सभी मिलजुल कर रहें। तो इस बात को याद रखिएगा कि इनके जो उपदेशों का सार था उसे क्या कहा गया? सर्वधर्म संभाव। स्पष्ट बच्चे? चलिए, यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई। मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो, यहीं से प्रश्नों को घुमाया जाता है। बस यूपीएससी क्या है कि कहानी की तरह लिखेगी, स्टेटमेंट लिखेगी, और जो जनरल कंपटीशन है वो फैक्ट बनाकर आपसे पूछ लेंगे। बस आपको चीजों की जानकारी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को तुरंत डील कर लेंगे। चलिए, यहां तक तो मैंने सिखाया। अब एक बात याद रखिएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। इस बात को याद रखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से, देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से ब्रह्म समाज आगे बढ़ा, ब्रह्म समाज आगे बढ़ा। पूरी बात समझ में आ गई? यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पूरी प्रयास की बच्चे, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज आगे बढ़ा, और विभिन्न राज्यों में क्या हुई? विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं खुली, इसके ब्रांचेज खुले। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इन्होंने तीर्थ पूजा, मूर्ति पूजा और कर्म कांड को आगे बढ़ाया था। क्लियर है बच्चे? एक चीज याद रखना है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या किया कि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखना है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का आचार्य थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के क्या थे? आचार्य थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के आचार्य थे। स्पष्ट है? इस बात को भी याद रखना है कि केशव चंद्र सेन क्या है? ब्रह्म समाज के आचार्य थे। स्पष्ट है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयास से ब्रह्म समाज आगे बढ़ा था, पर केशव चंद्र सेन को क्या बनाया गया था? ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया था। और याद रखना है कि सेन बहुत उदारवादी थे। सेन क्या थे बच्चे? बहुत उदारवादी थे। स्पष्ट है? तो सेन क्या थे? बहुत ही उदारवादी थे, और इनकी उदारता के कारण ही ब्रह्म समाज में विभाजन भी हुआ था, जो हमें आगे जानना है। स्पष्ट है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अब इनके, ये तो बहुत ही क्या थे? उदारवादी थे। इनके प्रयास से क्या हुआ बच्चे कि ब्रह्म समाज की शाखाएं भी फैलने लगी। ठीक है, उदारवादी थे, इनके प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं फैली। इनके प्रयास से ब्रह्म समाज की
शाखाएं फैली, शाखाएं फैली। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि सेन बहुत उदारवादी थे और इनके प्रयास से क्या हुआ कि जो ब्रह्म समाज थी उनकी शाखाएं भी धीरे धीरे पूरे तरीके से फैलने लगी और सेन की उदारवादी दृष्टिकोण से ही ब्रह्म समाज का क्या हुआ, विभाजन हो गया। याद रखना है इनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही, इनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही, वादी दृष्टिकोण के कारण ही ब्रह्म समाज का, कारण ही ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। ये जो उदारवादी दृष्टिकोण था बच्चे, इसी के कारण जो है ब्रह्म समाज का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। स्पष्ट है? अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि 1865 में देवेंद्र नाथ ने ही केशव चंद्र सेन को बाहर निकाल दिया था। 1865 में देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र सेन को बाहर निकाल दिया था। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना 1865 में देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र सेन को क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर केशव चंद्र सेन बाहर निकल गए। ठीक, अब बच्चे अब जरा सा हम फिर देवेंद्र नाथ उन पर आते हैं, राजा राम मोहन राय पर, और देखते हैं उनकी कौन कौन सी कृतियां थी जो आपसे पूछा जाता। एक था बच्चे तुह फरतुल, तुह फरतुल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुह फरतुल, देख रहे हैं बच्चे नाम, यहां देखिए, तुह फरतुल मुवहिद्दीन, क्लियर है? तुह फरतुल मुवहिद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स। क्लियर है? सभी बच्चे याद रखिएगा, तुह फरतुल मुवहिद्दीन, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा जी की कृतियां थी, राजा जी की कृतियां थी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, ये सब राजा जी ने ही लिखी थी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या लिखा था। तो तुह फुरतुल मुवहिद्दीन, तुह फुरतुल मुवहिद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, और फिर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये सब क्या थी, राजा राम मोहन राय की कृतियां थी। क्लियर है बच्चे? तो देखिए फिर से समझिए, मैंने फिर से बताया आपको कि सेन बहुत ही उदारवादी थे, इनके प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं फैली, इनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही ब्रह्म समाज का क्या हुआ, विभाजन हुआ। 1865 में देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र सेन को बाहर निकाला। तुह फुरतुल मुवहिद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये सब क्या थी, ये सब के सब राजा जी की क्या थी, कृतियां थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? मैं मिटा दूं, सभी बच्चे लिख चुके हैं? ओके, चलिए फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ना, अब बच्चे एक चीज याद रखना है कि राजा ने ही संवाद कौमुदी का संपादन भी किया था। इस बात को भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, राय ने संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, राय ने संवाद कौमुदी का संपादन किया था, का संपादन किया था। स्पष्ट हो गया? तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा
कि राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने ही क्या किया था, संवाद कौमुदी का संपादन किया था। इस बात को नहीं भूलेंगे कि राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का संपादन किया था। चलिए, यहां तक आप सभी बच्चों ने सीख लिया ना। अब बच्चे यहां पर केयर कीजिए कि राय ने 1814 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की। और ऐसा नहीं है कि राजा राममोहन राय ने सिर्फ इन दोनों को ही बनाया था, इन्होंने अन्य चीजों की भी स्थापना की थी बच्चे। क्या? तो याद रखना है कि राय ने 1825 में वेदांत, क्लियर है, यहां याद रखिएगा कि राय ने ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। स्पष्ट है? तो राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की और इसी राजा राममोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की क्या हुई, स्थापना की। आ गया समझ में? अच्छा, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया था। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया था। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप इस बात को भी नहीं भूलेंगे कि जो सती प्रथा थी भारत में, सती सिस्टम है, उसके खिलाफ भी आंदोलन किसने चलाया था? तो वो राजा राममोहन राय ही थे बच्चे। उन्होंने इस गलत प्रथा को समाज से हटाने की कोशिश की, तो उन्होंने ही क्या किया था कि सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अच्छा बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि उस समय भारत में अपनी भी शिक्षा थी जो पूर्वी शिक्षा थी, लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव से भारत में पाश्चात्य शिक्षा आने लगी थी। और पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ था। तो इस बात को आपको याद रखना है कि राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, यानी इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा यानी कि जो अंग्रेजों की शिक्षा थी उसका क्या किया था, समर्थन किया था। क्लियर है? तो पाश्चात्य शिक्षा का राजा राममोहन राय ने समर्थन किया। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का क्या किया, समर्थन किया। क्लियर हो चुका? ठीक है। अब भारत में पूंजीवाद का समर्थन किया गया। क्लियर है? इस बात सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से बच्चे भूलना नहीं है कि राजा राममोहन राय ने ही भारत में पूंजीवाद का समर्थन भी किया था, पूंजीवाद का समर्थन भी किया था। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो याद रखना है कि पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया और भारत में पूंजीवाद, याद रखिए पूंजीवाद जो है कैपिटलिज्म, अमेरिका में बच्चे अमेरिकी सिद्धांत था, स्पष्ट है। लेकिन राजा राममोहन राय ने भारत में पूंजीवाद का समर्थन किया था। और याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम के लिए ही कहा था, याद रखना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम के लिए कहा था कि राजा राम जो है अपने युग के अद्भुत व्यक्ति थे जिन्हें अपने काल और समझ का पूरा ज्ञान था। याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राजा राम जो है अपने समय के संपूर्ण समाज में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे बच्चे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को समझा था। समझ में आया? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो याद रखना है कि राजा राममोहन राय ने आधुनिक युग के महत्व को समझा था, महत्व को क्या किया था, समझा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, समझा था। और ये बात इनके लिए किसने कही थी? ये बात टैगोर ने कहा था। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने राजा राममोहन राय के लिए कहा था कि राजा राममोहन राय जो है अपने समय में संपूर्ण समाज में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे बच्चे जिन्होंने आधुनिक युद्ध के महत्व को समझा था। और ये स्टेटमेंट किसका था? टैगोर का था। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई राजा राममोहन राय अपने उस समय क्या थे बच्चे? अद्भुत व्यक्ति थे। इन सारी चीजों को वो बखूबी समझते थे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? क्लियर है? सभी बच्चों ने लिख लिया? इस बात को सभी बच्चे लिख लें।
ना अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो चलिए हमने आपको सारी बातों को सिखा दिया और हम बखूबी सीख लिए। अच्छा बच्चे अब देखिए यहां राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना है। पहले मैं ये मिटा दूं। ओके, ना यहां सभी लोग केयर कीजिएगा बच्चे कि राय ने भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया था। स्पष्ट है, राय ने बच्चे स्वतंत्रता, राय ने स्वतंत्रता एवं जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसको समर्थन दिया था, एवं राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया। राय ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन को क्या दिया था बच्चे? समर्थन दिया था। और 1821 में नेपल्स की क्रांति की असफलता से ये निराश हुए थे। याद रखना है, ये एक चीज इनकी खूबी थी कि 1821 में बच्चे एक देश नेपल्स की, इटली में नेपल्स की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति की असफलता, क्या हो गया था? वो क्रांति असफल हो गया था। इस असफलता से राजा राम मोहन राय को क्या हुई थी बच्चे? निराशा हुई थी। असफलता से राजा राम मोहन राय को क्या हुई थी? निराशा हुई थी। तो इस बात को सभी लोग याद रखना है कि 1821 में नेपल्स की क्रांति की असफलता से राय को क्या हुआ? राय को निराशा हुआ। और बच्चे इससे पता चलता है कि राय की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी पूरी क्या थी? रुचि थी। और बच्चे एक चीज याद रखना है कि 1823 में स्पेनिश क्रांति में, याद रखिएगा 1823 में बच्चे स्पेनिश अमेरिका यानी अमेरिका का वो भाग जहां पर स्पेन का कब्जा था, तो 1823 में क्या हुआ था कि स्पेनिश अमेरिका में क्रांति के सफल होने पर, क्रांति के सफल होने पर, ठीक है, उन्होंने देखा कि 1823 में अमेरिका का वो भाग जो स्पेन के कब्जे में था, तो स्पेनिश अमेरिका में क्रांति के सफल होने पर इन्हें इतनी खुशी हुई कि राय ने एक सार्वजनिक भोज का आयोजन किया। होने पर राय ने एक सार्वजनिक भोज का आयोजन कर लिया था बच्चे, सार्वजनिक भोज का आयोजन किया, जनिक भोज का आयोजन किया। अतः इन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व माना जाता है। यही है बच्चे कॉस्मोपॉलिटन। अतः इन्हें राजा राम मोहन राय को अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व माना जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारे इतिहास में राजा राम मोहन राय ही अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। 1823 में स्पेनिश अमेरिका में क्रांति के सफल होने पर एक सार्वजनिक भोज का इन्होंने क्या किया था? आयोजन किया था। इसलिए राजा राम मोहन राय को बच्चे इतिहास में अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व माना जाता है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मानी जाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए तो बच्चे यहां पर हमने पूरे ब्रह्म समाज की बातों को जान लिया। जितने भी प्रश्न हो निश्चित आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मिटावी से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब हमें यह जानना है बच्चे कि ब्रह्म समाज के बाद हमारा जो है अगला समाज